हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेस टॉपिक इज गैमीटोजेनेसिस। जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में भी किया था, गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है जेनेसिस। जेनेसिस का हम नॉर्मल भाषा में मतलब कह सकते हैं किसी भी चीज का जनरेट होना, मतलब पैदा होना। तो इट मीन्स जिस प्रोसेस से गैमीट्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द गैमीटोजेनेसिस। And you know, in humans, two types of gametes are there: male gametes which are known as the sperms and female gametes which are known as the ova. तो उनके प्रोडक्शन को हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। और गैमीटोजेनेसिस में मेनली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। अगर आप मेल्स की बात करो तो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, दोज आर द टेस्टिस। और अगर हम फीमेल की बात करें तो दोज ऑर्गन्स आर द ओवरीज, जिसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब ये जो गैमीटोजेनेसिस है, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। और ये भी हमने इसको इसी बेसिस पे कैटेगराइज किया है कि ये प्रोसेस मेल में हो रहा है या फीमेल में हो रहा है। तो एज द नेम सजेस्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसी तरह से oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो पहले हम अपने इस टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में करेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा गैमीटोजेनेसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है कंप्लीट क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है आपसे स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाए या स्पेसिफिकली oogenesis पूछा जाए या उनके डायग्राम्स पूछे जाए। तो कंप्लीट टॉपिक ही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। और इसमें जो टर्म्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। सुनने में आपको लगेगा सेम है, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा माइनर से डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। और वो अगर आप कंसेंट्रेशन से एक एक लाइन को पढ़ोगे तभी आपको वो क्लियर होंगे। तो पहले मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बता रही हूँ। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म स्पर्म्स और स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या होता है, अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस का हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, अगर आपको ध्यान हो, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो यहाँ पर हमने देखा था कि इधर हमारे टेस्टिस लोकेटेड है और टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इधर स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे जो आगे जाके स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो रहे हैं। तो वही चीज अब हम दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सबसे इंटरनल वॉल पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट थे। स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है, अगर आप सिंगुलर में पढ़ो तो स्पर्मेटोगोनियम। तो जो ये इनर वॉल पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट थे, इनमें माइटोटिक डिवीजन होती है। और जब इनमें माइटोटिक डिवीजन होगी तो ये अपने ही जैसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे जो धीरे धीरे स्पर्म्स में चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स कि स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा है। और जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मीन्स कि उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन उन स्पर्मेटोगोनियम से जब स्पर्म बन जाते हैं तो वो स्पर्म हैप्लॉयड हो जाता है और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होकर हाफ होकर 23 रह जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं, दोज आर नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगी। एज यू नो, मियोसिस जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। तो वहां पे वो हैप्लॉइड सेल बनाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जैसे कि यहाँ राइट साइड में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम दिए हुए हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। इट मीन्स वो डिप्लॉयड है। इस स्पर्मेटोगोनियम की में से कुछ स्पर्मेटोसाइट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगेन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज अगेन 46। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुई है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें अगेन मियोटिक डिवीजन होगी और मियोटिक डिवीजन होकर ये 4
स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। क्या हुआ, सबसे पहले एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर उन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। बट अब जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 ही चलता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड हो जाता है। क्यों हैप्लॉइड हो जाता है, क्योंकि जब जाइगोट बनेगा तो एक मेल और एक फीमेल का गैमीट आगे फ्यूज होगा, तो अगर दोनों ही हैप्लॉइड रहेंगे तो हैप्लॉइड मिक्स करके ऑटोमेटिकली जाइगोट को डिप्लॉइड बना सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? 26। और यही स्पर्मेटिड्स जो हैं ये बाद में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में चेंज हो जाएंगे, जिसका क्रोमोसोम नंबर अगेन 23 है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इट मीन्स ये जो कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें स्पर्मेटोगोनिया ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, उससे मियोसिस होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर मियोसिस होकर स्पर्मेटिड्स बने और उन स्पर्मेटिड्स ने अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में चेंज किया। इस कंप्लीट प्रोसेस को तो हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर हम सिर्फ इतने प्रोसेस की बात करें जहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। तो आई थिंक इट इज क्लियर। और इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी स्टेज पे क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है। जैसे स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ बनेगा, जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं, उन सब में जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 ही रह जाएगा। इसके अलावा इस डायग्राम में आप देखोगे सर्टोली सेल्स के बारे में भी बताया है। तो एज यू रिमेम्बर कि हमने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर किया था, वहां भी मैंने आपको सर्टोली सेल्स का फंक्शन बताया था। सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। स्पर्म्स को बनने के लिए, ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन उसे सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होगा, जब ये स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मींस आपके जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएंगे, उस प्रोसेस के बाद जो स्पर्म हेड है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाएगा। एम्बेड मतलब अंदर उसके घुस जाएगा और फिर स्पर्मिएशन प्रोसेस से उसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पे स्पर्म हेड का मतलब क्या है, अभी लेटर ऑन हम देखेंगे कि स्पर्म का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें हेड रीजन, मिडल पीस, टेल रीजन अलग है, तो ये वो चीज बताई गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेल्स में जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होता है? इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी जिसको हम एडोलेसेंस भी बोल देते हैं, किशोरावस्था भी बोल देते हैं, जो जनरली 10-12 साल के आसपास शुरू होती है। तो ये लड़कों में जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी में ही स्टार्ट होता है। क्यों पुबर्टी में स्टार्ट होता है? क्योंकि जब हम पुबर्टी में होते हैं तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं GnRH, मींस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इफ यू रिमेम्बर हमने ये चैप्टर 11th में किया था, जिसमें हमने हार्मोन्स और उनका क्या ओरिजिन है, उनका क्या फंक्शन है, वहां पर हमने पढ़ा था। जब ये GnRH बढ़ जाता है तो ये बॉडी में 2 टाइप के हार्मोन्स बनाता है। एक हार्मोन तो ये बनाएगा LH और एक हार्मोन ये बनाता है FSH। LH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH है ये काम करेगा लीडिक सेल्स पे। लीडिक सेल्स क्या है, अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर किया था तो यहाँ पर हमने इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको कहा था इस डार्क पिंक कलर का जो सेमी सर्कल शेप का दिया हुआ है इधर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं लीडिक सेल्स का एक और नाम होता है लीडिक सेल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो GnRH था, जब GnRH का लेवल बढ़ जाएगा तो वो LH और FSH नाम के 2 हार्मोन बनाएगा। अब उनमें से जो ये LH है, ये LH लीडिक सेल्स पे काम करेगा और जब ये लीडिक सेल्स पे काम करता है तो ये एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स बनाने में हेल्प करेगा, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन होता है, ये उसकी सिंथेसिस, उसकी सिक्रीशन में हेल्प करता है।
एक बार जब ये मेल हार्मोन एंड्रोजेंस बन जाएंगे तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे कि फटाफट से स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा जो दूसरा हमने यहाँ पे बात की थी FSH, अब ये जो FSH है ये काम करेगा इन सर्टोली सेल्स पे एंड stimulates the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। मीन्स बेसिकली जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनके लिए जो हार्मोन्स बना रहे हैं वो LH ने बनाए थे, लेकिन उसको जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स चाहिए जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, मतलब स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज करने में हेल्प करेंगे, वो फैक्टर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? FSH। आई थिंक इट इज क्लियर। और ये चीज आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि कई बार 1 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH। तो अगेन मैं आपको बता दूं, LH act on the Leydig cells and they help in the formation of androgens which promote spermatogenesis। कि LH Leydig cells पे जाके काम करेंगे, एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाएगा। और FSH सर्टोली सेल्स पे काम करेंगे, कुछ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे जिनसे स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सिंपल डायग्राम भी आ सकता है या कई बार आपको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है। तो अगर हम स्पर्म के, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, अगर आप स्पर्म के स्ट्रक्चर को केयरफुली एग्जामिन करोगे तो यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। वन इज द हेड, another is the neck, then is the middle piece and then is the tail। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्पर्म की पूरी बॉडी के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग रहती है जो इसको एनवेलप करती है, सराउंड करती है। अब सबसे पहले बात आती है स्पर्म हेड की। स्पर्म हेड में जो न्यूक्लियस है दैट इज हैप्लॉइड, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस हेड रीजन के आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, जो यहाँ पे थोड़ा सा बीक की तरह दिखा रखा है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्रोसोम। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उनको इजिली अपने अंदर एंटर नहीं करने देता। जो ओवम है उसके आसपास की या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास की जो पीएच है वो काफी ज्यादा एसिडिक होती है, तो बहुत सारे स्पर्म्स उसमें एंटर करते ही मर जाते हैं। तो वहां पे उसको हेल्प करने के लिए जो एक्रोसोम है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम ओवम के स्ट्रक्चर को तोड़कर उसके अंदर जाकर उसको फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। देन आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो मिडल पीस है, इस मिडल पीस रीजन में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं जो यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर में दिखाए हुए हैं। नेक रीजन का कोई फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक पार्ट है जहाँ से आप ये देख सकते हो कि हेड रीजन खत्म हो गया, मिडल पीस स्टार्ट हो गया। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाने के लिए, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनकी जो टेल की मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। अब यहाँ पर एक जो जनरल नॉलेज की बात बताई गई है वो ये है कि एक ह्यूमन मेल एक मेटिंग के दौरान 200 से 300 तक मिलियन स्पर्म रिलीज कर सकता है, लेकिन वो फर्टाइलिटी तभी कर पाएगा, मतलब वो किसी कंसीव में या फर्टाइल हम उसको तभी मानेंगे कि तभी वो बेबी पैदा करने में सक्षम है अगर उसके उन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स नॉर्मल हो, उनकी शेप, उनका साइज अगर नॉर्मल है, और उन 60% में से भी अगर 40% जो है बहुत ज्यादा वाइग्रस मोटिलिटी दिखा रहे हैं। वाइग्रस मोटिलिटी मतलब बहुत तेज दौड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो जो ह्यूमन है या वो जो आदमी है उसमें बेबी पैदा करने की कैपेसिटी है। अगर उसके स्पर्म्स में मोटिलिटी नहीं है या उसके स्पर्म्स की साइज और शेप एक जैसी नहीं है तो कई बार वो आदमी इनफर्टाइल हो सकता है, मीन्स हो सकता है उसके आगे बेबीज ना हो। इसके अलावा
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका काम तो यहाँ पर क्या था, स्पर्म्स को रिलीज कर देना। लेकिन जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि सिर्फ स्पर्म बनाना सफिशिएंट नहीं है, उस स्पर्म के अंदर जो बाकी के ग्लैंड्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थे, सेमिनल वेसिकल थे, वो ग्लैंड्स भी अपने सिक्रीशंस आकर मिक्स कर देते हैं। तो क्या होगा, जब ये स्पर्म्स रिलीज होंगे तो ये एपिडाइडिमीज, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, इन सब की सिक्रीशंस को अपने अंदर लेते जाएंगे। इनकी जो सिक्रीशन है उसे हम बोलते थे सेमिनल प्लाज्मा। अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा से आपको वो पेज दिखा देती हूँ जहां पर हमने ये टॉपिक करा था। पेज नंबर 44 पे अगर आप याद रखो तो यहाँ पर हमने सेमिनल प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था कि मेल में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसे हम कूपर्स ग्लैंड भी बोलते थे, ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें से एक लिक्विड रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और ये सेमिनल प्लाज्मा जब जाके स्पर्म्स के साथ जुड़ जाता है तब जाके स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी आती है, मतलब मूव करने की कैपेसिटी आती है। तो जब ये सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन जब बन जाएगा तभी आपके जो स्पर्म है वो फर्टाइल माने जाएंगे, मतलब जब तक उनको ग्लैंड्स की सिक्रीशन नहीं मिलेगी तब तक उनका काम अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे जो ये सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं, इनका काम भी मेंटेन करने में हार्मोन्स हेल्प करते हैं। अगर हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो ये ग्लैंड्स भी अपने अपने फंक्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, यहाँ तक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो आप उसमें अगर सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा तो आप यहाँ से लेकर उसमें नेक्स्ट पेज तक बता सकते हो, जिसमें आपके डायग्राम्स भी आ गए। और अब जो हम करेंगे, मतलब यहाँ तक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो रहा है और अब हम जो प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द oogenesis। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब एक लड़का पुबर्टी की एज में आ चुका होता है, मींस वो 10-12 साल का हो चुका होता है। बट जो oogenesis का प्रोसेस है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही हो चुका होता है, यानी कि जब एक लड़की अपनी माँ के अंदर होती है, उसके गर्भ में होती है, उसी टाइम उस लड़की के ओवरीज के अंदर oogenesis का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। तो आप सोच के देख सकते हो कि अभी तो वो बच्ची बाहर भी नहीं आई, भी एम्ब्रियो स्टेज में है, उसी टाइम उसकी ओवरीज के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। तो इसमें क्या होता है, जब वो अपनी मदर के वोम में है, मतलब जब तक वो एक फीटस है, उसी टाइम उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारी गैमीट मदर सेल, जिन्हें हम oogonia बोलते हैं, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। और बर्थ होने के बाद फीमेल की बॉडी में और oogonia नहीं बन सकते। जितने oogonia जब तक वो अपनी मदर के वोम्ब में है, जितने बनेंगे वो उतने ही रहेंगे, उसके बाद oogonia का नंबर इंक्रीज नहीं होता। फिर उसके बाद बर्थ के बाद ये जो सेल्स है इनमें डिवीजन होगी और ये मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में एंटर कर जाएंगे और प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाएंगे। जब ये प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाते हैं तो इस स्टेज पे आकर ये अरेस्ट हो गए, मतलब अब जो आगे का प्रोसेस है वो इनका स्टार्ट होगा पुबर्टी पर। तो यहाँ तक आने पर ये प्राइमरी oocyte स्टेज पे ही रुक जाती है इनका जो डेवलपमेंट है। अब ये जो प्राइमरी oocyte हैं, इन प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर जमा हो जाएगी। मान लो ये एक प्राइमरी oocyte है तो इसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल्स एक लेयर बना लेंगे और तब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब बर्थ से पुबर्टी तक पहुंचते पहुंचते इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से भी हो सकता है बहुत सारी फॉलिकल्स खत्म हो जाएं, डीजनरेट हो जाएं। तो आप ये कह सकते हो कि जब एक लड़की पुबर्टी की एज में पहुंचती है तब उसके शरीर में हर एक ओवरी में सिर्फ 60,000 से लेकर 80,000 तक ही प्राइमरी फॉलिकल्स रहती हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है वो लाखों की संख्या में बनी हो, लेकिन पुबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स ही रहेंगी, बाकी सारी डीजनरेट हो जाएंगी।
अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके आसपास और ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स जमा होते जाएंगे और ज्यादा थिका मतलब लेयर्स बनती जाएंगी और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है जिसको हम फ्लूइड फिल्ड कैविटी या एंट्रम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी थिका लेयर है मतलब जो बाहर वाली लेयर है वो भी अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी। जो अंदर वाली लेयर है उसे हम बोलेंगे इनर थिका इंटरना और जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहेंगे आउटर थिका एक्सटर्ना। तो इस स्टेज पे टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसमें डिवीजन हो जाएगी और जब वो प्राइमरी oocyte डिवाइड हो गई तो वो डिवाइड होकर दो चीजें बनाती है। एक तो वो यहाँ पर बनाएगी सेकेंडरी oocyte और एक वो बनाएगी टाइनी फर्स्ट बॉलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें प्राइमरी oocyte का मेजोरिटी का साइटोप्लाज्म और बाकी चीजें आकर जमा हो जाएंगी, लेकिन जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ये वहीं पर खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल में। फिर इस ग्राफियन फॉलिकल में जब वो चेंज हो जाएगी उसके अंदर का जो सेकेंडरी oocyte था उसके आसपास एक मेम्ब्रेन बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। जब ये लेयर बन जाएगी तो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और रप्चर होने के बाद वो उस सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। तो इसी प्रोसेस को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी टर्म है तो हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये ओवरी के अंदर क्या हो रहा है वो बताया गया है। मैंने आपको बताया कि जब एक बच्चा मतलब एक गर्ल अपनी मदर के वोम के अंदर है मतलब जब वो फीटस है उसी टाइम उसकी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ भी पढ़ा था कि जब तक वो अपनी मदर के वोम के अंदर है उसी टाइम उसके अंदर oogonia जिन्हें हम गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बर्थ के बाद उसमें oogonia नहीं बनेंगे, यही मदर सेल्स बार बार डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर प्राइमरी oocytes बनाएंगे और उन प्राइमरी oocytes के अराउंड एक लेयर जमा हो जाएगी। उस लेयर को हम बोल देते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर और उस टाइम आपका ये फॉलिकल बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। तो अब आप और पुबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 ही ऐसे फॉलिकल्स रह जाएंगे, बाकी सारे फॉलिकल्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। अब आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है यही फॉलिकल अब धीरे धीरे अलग अलग शेप या अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता जाएगा, बट इसके अंदर का जो प्राइमरी oocyte है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये है प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है वो है प्राइमरी फॉलिकल, मतलब इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स आकर डिपॉजिट हुए तब आप इसको बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल। अब यही प्राइमरी फॉलिकल जब पुबर्टी में आ जाएगा इसके बाहर और सेल्स आकर डिपॉजिट होंगे तो ये प्राइमरी फॉलिकल आपका चेंज हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। फिर उसके बाद उसमें और ज्यादा थिका डेवलपमेंट होगी और तब वो चेंज हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में भी। तो यहाँ तक जब तक वो चल रहा है उसके अंदर सिर्फ प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, सिर्फ बाहर लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से उसका नाम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी हो गया। अब क्या होगा जब ये टर्शरी स्टेज में आ जाएगा, टर्शरी स्टेज में आने के बाद इसके अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है इसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी तो ये प्राइमरी oocyte दो चीजें बनाएगा, एक ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte और एक ये बनाएगा पोलर बॉडी। अब जो पोलर बॉडी है वो यहाँ पर डीजनरेट हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है यही सेकेंडरी oocyte बाद में जाकर ओवम बन जाती है, यानी कि एग बन जाती है। तो जब ये टर्शरी फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने पर हम उसको नाम दे देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल बनने पर जो इसके अंदर की सेकेंडरी oocyte थी
उस सेकेंडरी oocyte के आसपास एक लेयर जमा हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। जैसी वो लेयर बनेगी तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद इसके अंदर का जो ये ओवम है उस ओवम को ये रिलीज कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक यहाँ पे आपको एक और टर्म दिख रही है, कॉर्पस ल्यूटियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम? व्हेन ovum gets released from the Graafian follicle, the empty Graafian follicle is known as the corpus luteum. ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज होने के बाद जो उसकी खाली बॉडी बच जाती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। अगेन ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायग्राम में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इन दोनों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बॉयज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो पुबर्टी में स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस होगी, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। यहाँ तक इनका जो क्रोमोसोम नंबर था वो 46 था। अब यहाँ पे मियोसिस होगी, इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 होता जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनेंगे, तो लास्ट में हमें 4 स्पर्मेटोजुआ मिलेंगे। लेकिन फीमेल में जो ये oogonia है ये बनता है उसकी फीटल लाइफ में, यानी कि जब वो अपनी मदर के अंदर ही प्रेजेंट है। यही oogonia की जब माइटोसिस होती है तो ये बहुत सारे प्राइमरी oocytes बना देती है। इन प्राइमरी oocytes के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल डिपॉजिट हो जाएगा, ये प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी। फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, और लास्ट में ये प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है जब ये पुबर्टी में एंटर कर चुकी होती है। इसमें जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाएगी। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे और ये सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बनाएगी। अगेन जो सेकंड पोलर बॉडी है वो खत्म हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। तो ये आपका आज का टॉपिक था, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।